नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी 2020 के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है। पेपर 1 के हम लेक्चर्स बना रहे हैं और उसमें आज यूनिट 6 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं 5 वीडियो ऑलरेडी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के वीडियोस बना चुका हूं और बैंकर साथी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो साथियों, आप उन वीडियोस को देखिए। 1 से लेकर 5 तक मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, तो आप वो सीक्वेंस में आप सारे जेआईबी के वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आप कंटिन्यूटी बनी रहे। और वीडियोस अगर पसंद आते हैं आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियोस कैसे लगे। कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं वो बताएं, या कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6, रोल एंड फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में इरडा कहते हैं। तो साथियों, इसमें हम म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट इंश्योरेंस के क्या क्या हैं वो सब डिस्कस करेंगे, बैंक एश्योरेंस क्या होता है और इरडा क्या है, इन सब चीज़ों को, इन सबको डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, म्यूचुअल फंड। तो साथियों, म्यूचुअल फंड क्या है? आजकल आपने काफ़ी नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है म्यूचुअल फंड। जैसे एक बहुत ही जो फेमस एडवर्टीजमेंट भी चल रहा था कि म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है साथियों? म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या है कि जो इन्वेस्टर्स का, कई सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक जगह पैसा पूल होता है, और उस एक म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, और वो उस पब्लिक मनी को, जो सम ऑफ मनी, जो लार्ज कॉर्पस जो तैयार होता है अलग अलग लोगों के इन्वेस्टमेंट के द्वारा, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। ये तो थी कॉमन जो लेमैन लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया। बट अगर डेफिनेशन प्रॉपर जो बुक में दे रखी है वो ये है कि म्यूचुअल फंड इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक by issuing unit to them and investing the fund so collected in securities in accordance with objectives as disclosed in the offer document। म्यूचुअल फंड क्या है साथियों? एक मैकेनिज्म है फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक। मतलब एक मैकेनिज्म है जिससे पब्लिक के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है बाई इशूइंग यूनिट टू देम, और जितना जिसका इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से उसकी उनकी यूनिट दे दी जाती हैं। और जो इस तरह जो फंड कलेक्ट होता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है। कैसे इन्वेस्ट किया जाता है? जैसे जो ऑलरेडी जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि हम इस फंड को जो कलेक्ट कर रहे हैं आपसे, तो उसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड इशूज यूनिट टू इन्वेस्टर इन अकॉर्डिंग्स विद द क्वांटम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाई देम। जितने जिसने पैसे लगाए होते हैं उस ऑफर में, उतने ही उसको जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं वो एलोकेट की दी जाती हैं। इन्वेस्टर ऑफ म्यूचुअल फंड आर नोन एज यूनिट होल्डर। जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनको यूनिट होल्डर भी कहते हैं। और जो प्रॉफिट और लॉस जो इन्वेस्टर का होता है वो प्रोपोर्शन में होता है, जितना जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। कम इन्वेस्टमेंट में कम प्रॉफिट कम लॉस, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा ही लॉस। और म्यूचुअल फंड जो हैं इनको रजिस्टर होना पड़ता है सेबी से, जो कि रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट को। और मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड देखते हैं साथियों। A mutual fund is set up in form of trust, which has sponsor, trustee, asset management companies and custodians। ट्रस्ट के फॉर्म में ये सेटअप किया जाता है, जिसमें ट्रस्टी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है और स्पॉन्सर होते हैं, कस्टोडियन भी होता है। अ ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए स्पॉन्सर और मोर देन वन स्पॉन्सर। एक से ज़्यादा भी स्पॉन्सर हो सकते हैं। स्पॉन्सर कौन होता है? जो प्रमोटर, जैसे कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर होते हैं। ट्रस्टीज ऑफ द म्यूचुअल फंड होल्ड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर। ट्रस्टी कौन होते हैं? जो म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, और किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर कौन है? नॉर्मल पब्लिक इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है? एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी, अप्रूव्ड बाई सेबी, मैनेज द फंड बाई मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। एएमसी क्या करती है? मैनेज करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, जो रजिस्टर होती है सेबी के द्वारा, वो फंड्स को मैनेज करती है और इन्वेस्ट करती है वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में। A custodian who is registered with SEBI holds the security of the various scheme of the fund in its custody। कस्टोडियन क्या होता है? जो अलग अलग जो रजिस्टर्ड होता है सेबी से, वो होल्ड करता है
सिक्योरिटीज़ को, वेरियस स्कीम को और अपने फंड में कस्टडी में रखता है। अब इसकी जो परफॉर्मेंस जब हमें देखनी होती है फंड, जो म्यूचुअल फंड की, वो NAV में नेट एसेट वैल्यू से डिनोट होती है। और NAV इनको, म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती हैं उनको NAV पब्लिक करनी होती है। नॉर्मली जो NAV जो होती है वो डेली बेसिस पे या कुछ स्कीम्स में वीकली बेसिस पे पब्लिक करनी होती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम कौन कौन सी होती हैं? तो म्यूचुअल फंड जो स्कीम है या तो ओपन एंडेड होगी या क्लोज एंडेड होगी। किस पे बेसिस पे, अगर हम मैच्योरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये दो टाइप की हो सकती है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड। दूसरे अगर टाइप से हम क्लासीफाई करें कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उस हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो ये ग्रोथ फंड हो सकता है, इनकम फंड हो सकता है या बैलेंस फंड हो सकता है। तो एक एक करके देखते हैं इनको। ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है साथियों? ओपन एंडेड स्कीम जो होती है, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल होती है, रीपर्चेज के लिए होती है ऑन द कंटिन्यूस बेसिस। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये ओपन रहती है। ओपन एंडेड स्कीम में आपको सब्सक्रिप्शन कभी भी किया जा सकता है इसके, और उसके बाद में रीपर्चेज भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर कैन कन्वीनियंटली बाई एंड सेल यूनिट एट NAV रिलेटेड टू प्राइस विच आर डिक्लेयर्ड ऑन डेली बेसिस। ये एक तरह से साथियों NAV ऊपर नीचे होता रहता है और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर अपना पैसा लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ये तो हो गई ओपन एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड स्कीम में क्या है साथियों? स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड होता है 3 साल से लेकर 10 साल तक का। ओपन जो फंड जो होता है वो सब्सक्रिप्शन के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, उस टाइम के लिए वो ओपन होता है सब्सक्रिप्शन के लिए। उसमें एक बार आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद वो पूरा जब मैच्योरिटी का उसका जो टाइम आएगा, जो कि मेंशन होगा ऑलरेडी उसके टर्म्स एंड कंडीशन में, उस मैच्योरिटी पे ही आप उसमें से पैसा निकालेंगे। उसमें बीच में आप और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ना उसमें से पैसा निकालते हैं। तो ये क्लोज एंडेड हो गया। अब उसके जो हमारा ग्रोथ के हिसाब से देखें कि ग्रोथ के, अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से अगर हम देखें म्यूचुअल फंड कितने टाइप के हैं, तो उसमें ग्रोथ फंड स्कीम, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम आती हैं। इनमें क्या होता है साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि इक्विटी में हाई रिस्क हाई रिटर्न का रहता है। तो जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अगर इक्विटी में लगाती हैं उनको ग्रोथ फंड या ग्रोथ स्कीम कहते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम कहते हैं, क्योंकि वो इक्विटी में पैसा लगाती हैं इन्वेस्टर्स का। तो उस स्कीम में हाई रिटर्न और हाई रिस्क रहता है, मतलब हाई ग्रोथ उनको मिलती है लेकिन उतना ही रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इनकम स्कीम क्या होती है? डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम होती है। इनकम स्कीम या डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम क्या होती है साथियों? इसमें जो एम होता है इनकम फंड का है, इट इज़ टू प्रोवाइड रेगुलर एंड स्टडी इनकम टू इन्वेस्टर्स। इसमें एम ये रहता है कि रेगुलर और स्टडी इनकम इन्वेस्टर्स को मिलती रहे। और ये नॉर्मली क्या करता है, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, जो पब्लिक का फंड होता है, जैसे कि बॉन्ड, कॉर्पोरेट डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये है साथियों। इसमें इंटरेस्ट रेट अगर फॉल करती हैं, NAV ऑफ सच फंड आर लाइकली टू इंक्रीज इन ऑर्डर इन द शॉर्ट रन एंड वाइस वर्सा। ये साथियों थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉर्मली जो होता है डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम में फ्लक्चुएशंस कम होते हैं और लेस रिस्की होती हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी स्कीम। और साथ ही जब लेस रिस्की होती हैं तो इनमें ग्रोथ भी होने के चांसेस जो हैं, अप्रिसिएशन के चांसेस भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ स्कीम। बैलेंस्ड प्लान क्या होते हैं? बैलेंस्ड प्लान या बैलेंस्ड स्कीम जो होती हैं, इसमें क्या होता है, ये जो कॉर्पस होता है ये दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये एक्चुअली आप दोनों का कॉम्बिनेशन है, ग्रोथ का और इनकम स्कीम का, जिसमें इक्विटी में भी पैसा लगाया जाता है, साथ ही जो डेप्ट ओरिएंटेड जो डेप्ट प्रोडक्ट हैं उनमें भी पैसा लगाया जाता है। तो जैसे कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो ग्रोथ स्कीम है उसके कंपैरिजन में रिस्क कम रहता है और इनकम स्कीम है जो है उसके कंपैरिजन में रिस्क ज़्यादा रहता है। और ऐसे ही इनमें ग्रोथ भी मीडियम भी रहती है, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है इक्विटी वाला उससे कम रहती है और जो सेकंड वाला है उससे ज़्यादा रहती है। मनी मार्केट और लिक्विड फंड क्या होता है? जैसे कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, दीज फंड्स आर ऑल्सो इनकम फंड एंड देयर एम इज़ टू प्रोवाइड ईजी लिक्विडेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल एंड टू इंश्योर अ मॉडरेट इनकम। इनका साथियों फंड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो है, एक तो ये है कि लिक्विडिटी मिलती रहे, कैपिटल प्रिजर्व रहे
और एक मॉडरेट इनकम आती रहे। हाई ग्रोथ पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, ये मॉडरेट इनकम पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन कैपिटल प्रिजर्व रहे हमारा और लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी मतलब जब ज़रूरत हो पैसे की तो वो निकाल सकें। दीज स्कीम इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन सेफर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इंटर बैंक कॉल मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। रिटर्न ऑन दीज स्कीम फ्लक्चुएट मच लेस कंपेयर टू अदर फंड। साथियों, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लिक्विडिटी भी इसमें रहती है, इसलिए ये जो स्कीम्स होती हैं ये अपने पैसे वहाँ लगाती हैं जिनमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगता है और पैसा जो है वो सेफ रहता है। तो ऐसी स्कीम कौन सी हैं? ऐसी स्कीम आपको मिलेंगी, एक तो ट्रेजरी बिल जो कि आरबीआई जारी करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और सेफ होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कंपनीज इशू करती हैं, जो काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती हैं। कमर्शियल पेपर्स और आपका इंटर बैंक कॉल मनी जो दो बैंक आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करती हैं। तो ये सभी जो है वो सेफर ऑप्शंस हैं और शॉर्ट टर्म के लिए हैं। गिल्ट फंड क्या होते हैं साथियों? गिल्ट फंड जो होते हैं दे इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये क्या है? केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और इसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं रहता है। और इसका जो NAV है वो भी इंटरेस्ट रेट जब चेंज होते हैं उसके हिसाब से फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत करता है। अब इंडेक्स फंड क्या होते हैं साथियों? इंडेक्स फंड जो होते हैं ये NSE और BSE जो इंडेक्स हैं उसमें जो वैल्यूएशन है, उसमें जो वेटेज है कंपनीज़ का, उसके हिसाब से उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसमें क्या है, इंडेक्स अगर आपका सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो इनका NAV भी ऊपर जाएगा, और सेंसेक्स और निफ्टी अगर नीचे जाएंगे तो इनका NAV भी नीचे जाएगा। जितना वो रिटर्न देंगे BSE और NSE जितना रिटर्न देंगे सेंसेक्स और निफ्टी, उतना ही रिटर्न आपको इंडेक्स फंड में भी मिलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स होते हैं साथियों। सेक्टर स्पेसिफिक फंड में जब कोई जो फंड है वो स्पेसिफिक कर देते हैं कि हम, जैसे कोई फ़ंड आया FMCG के लिए आया है तो वो FMCG सेक्टर में ही पैसा लगाता है। FMCG सेक्टर की जो कंपनीज़ होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऐसे ही कोई फार्मास्यूटिकल का आ सकता है या फिर सॉफ्टवेयर का आ सकता है, फास्ट मूविंग या पेट्रोलियम स्टॉक्स का आ सकता है। तो ये जो होते हैं स्टॉक स्पेसिफिक फंड्स सेक्टर स्पेसिफिक फंड होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। टैक्स सेविंग स्कीम्स, अब ये इन्हें कॉमन में ELSS भी कहते हैं। ELSS काफ़ी कॉमन है टैक्स सेविंग स्कीम में। दो स्कीम ऑफर टैक्स रिबेट टू द इन्वेस्टर अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या होते हैं साथियों? टैक्स सेविंग स्कीम जो हैं, जैसे आपने देखा होगा टैक्स सेवर FDs होती हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। इसका जो सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, ELSS। पेंशन स्कीम भी है। पेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय द म्यूचुअल फंड ऑल्सो ऑफर टैक्स बेनिफिट। पेंशन स्कीम जो लॉन्च हुई है उनसे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। दीज स्कीम आर ग्रोथ ओरिएंटेड एंड इन्वेस्ट प्रीडोमिनेटली इन इक्विटीज़। ग्रोथ ओरिएंटेड रहती हैं साथियों और प्रीडोमिनेटली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करती है। Their growth opportunities and the risk associated are like any equity oriented scheme। इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों ही इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम की तरह होती हैं। नॉर्मली टैक्स सेविंग स्कीम जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। अब फंड ऑफ फंड FOFS, ये क्या होता है साथियों? स्कीम दैट इन्वेस्ट प्राइमरली इन अदर स्कीम्स ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड और अदर म्यूचुअल फंड इज नोन एज फंड ऑफ फंड स्कीम। FOF scheme enable the investor to achieve greater diversification through one scheme। It spreads risk across a greater universe। इसमें क्या है साथियों, एक फंड जो है वो दूसरी फंड स्कीम में पैसे लगाते हैं तो उनको फंड ऑफ फंड स्कीम कहते हैं। अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड GETF स्कीम, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू। The NAV of unit under the GETF scheme is calculated up to the 4 decimal point as shown below। ये साथियों NAV कैलकुलेशन की वो दे रखी है, प्रोसेस दे रखी है, इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। तो NAV कैसे निकालते हैं? NAV इन टर्म्स इक्वल टू मार्केट और फेयर वैल्यू ऑफ स्कीम्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन डिवाइडेड बाई
नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग अंडर स्कीम ऑन द वैल्यूएशन डेट। तो ये फार्मूला बनता है साथियों, जिससे कि NAV कैलकुलेट की जाती है। अब राजीव गांधी इक्विटी स्कीम RGSS, ये साथियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। न्यू फंड ऑफर क्या होते हैं साथियों? NFO। इन केस ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम एक्सेप्ट ELSS, NFO शुड ओपन फॉर 15 डेज। साथियों जैसे मैंने पहले बताया, दो तरह की होती हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड होती हैं। तो इसमें NFO जो होता है नॉर्मली 15 दिन के लिए खुलता, 15 दिन तक के लिए खुलता है। पहले 30 दिन के लिए होता था या 45 दिन के लिए भी हो सकता था, 15 दिन के लिए है। और NFO पीरियड इन केस ऑफ ELSS स्कीम जो है शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय गाइडलाइंस। और ELSS स्कीम के अंडर जो NFO होगा, न्यू फंड ऑफर होगा, कितने समय के लिए खुलेगा तो वो गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब प्रोडक्ट लेबलिंग की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे लेबल करते हैं हम, किस तरह से उनको क्लासीफाई किया जाता है। नेचर ऑफ स्कीम, जब भी वो करना है, लेबल करना है किसी प्रोडक्ट को, तो 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। 3 चीज़ें हैं कि नेचर ऑफ स्कीम उसकी क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मीडियम टर्म है, कितने समय के लिए है। और ब्रीफ अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विटी में जाएगा कि डेप्ट में जाएगा पैसा, तो उसके बारे में बताना होता है। प्लस रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसके हिसाब से बताना होता है। ब्लू जो डिनोट करता है प्रिंसिपल एट लो रिस्क, येलो डिनोट करता है प्रिंसिपल एट मीडियम रिस्क, और ब्राउन डिनोट करता है प्रिंसिपल एट हाई रिस्क। तो साथियों जब लेबल किया जाता है म्यूचुअल फंड को, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को, तो ये 3 चीज़ों के हिसाब से उसकी जो डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट लेबलिंग होती है। SIP देखते हैं साथियों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड द SIP। ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आज के समय में साथियों। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? जिसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर लेते हो और उसको ये डिसाइड कर लेते हो कि वो मंथली या क्वार्टरली एक कोई टाइम ड्यूरेशन लेते हो, और उतना पैसा हर महीने या हर क्वार्टर में आपके अकाउंट से कट के वो फिक्स सम ऑफ मनी उसमें फंड में जाता है, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होता रहता है। ये उस पे काम करता है कि एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है या बूंद बूंद से समंदर बनता है। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक अच्छा कॉर्पस लॉन्ग टर्म में डेवलप हो जाता है। तो इसके बेनिफिट यही हैं साथियों कि जो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन आता है, कि पर्सन कमिटेड है कि मुझे इतना तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही है रेगुलर बेसिस पे। और इसमें एक और दूसरा जो है कि अब मार्केट सेंटिमेंट्स का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कभी मार्केट ऊपर है या नीचे है, बट आपका जो सिप जो है आपकी जारी है, आप एक फ़िक्स अमाउंट डाल रहे हैं उसमें, तो आपको कम ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा जो है इंटरेस्ट रेट या अच्छा रिटर्न जो है आपको मिलेगा। A person is free to choose any amount and in most scheme one can withdraw at his or her convenience। अच्छा, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपको चूज़ करने का अधिकार है कि आप जितना चाहें उतने की SIP बनवा लीजिए अपनी इनकम के हिसाब से, एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से, जो आपकी सेविंग्स हैं उसमें कितना आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो आप अमाउंट खुद ही चूज़ कर सकते हैं और इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। डिस्क्लोजर ऑफ नेट एसेट वैल्यू, ये साथियों मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हम डिस्कस किया था कि NAV जो है ये मस्ट है NAV डिस्क्लोज करना, और नॉर्मली डेली बेसिस पे किया जाता है, कुछ स्कीम में वीकली बेसिस पे भी किया जा सकता है। राउंडिंग ऑफ NAV जो है 4 डेसिमल पॉइंट तक राउंडिंग ऑफ करी जाएगी, जो भी NAV की वैल्यू आएगी इतना ही। रीपर्चेज ऑफ रिडम्पशन प्राइस, repurchase of redemption price is the price or NAV at which open-ended scheme purchases or redeems its unit from the unit holder subject to provision of। ये साथियों वो है जिसमें ओपन एंडेड स्कीम में, जिसमें रीपर्चेज मतलब जो यूनिट होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, अगर वो अपनी यूनिट्स बेचना चाहें तो रिडेम्पशन प्राइस वो प्राइस है जिस पर जो है जिस पर जो स्कीम होल्डर हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो उसको परचेज़ कर लेती है। जिसमें ओपन एंड स्कीम रीपर्चेज और रिडम्पशन प्राइस इज द प्राइस और NAV एट विच ओपन एंड स्कीम परचेज और रिडीम्स इट्स यूनिट्स फ्रॉम द यूनिट होल्डर। वही है जो बाईबैक
की तरह है एक तरह से, जो मतलब खुद ही जो म्यूचुअल फंड जो है वो खुद ही NAV ले लेता है अपने इन्वेस्टर से, अगर वो रिडीम करना चाहे तो। एश्योर्ड रिटर्न स्कीम क्या है? एश्योर्ड जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जिसमें एक फिक्स अमाउंट जो है, मिनिमम इंटरेस्ट, मिनिमम जो बेनिफिट है वो कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा, इतने %, वो एश्योर किया जाता है। बट स्कीम कैन नॉट प्रॉमिस रिटर्न अनलेस सच रिटर्न्स आर फुल्ली गारंटीड बाई स्पॉन्सर और AMC एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर। कोई भी स्कीम ना उसको वो नहीं कर प्रॉमिस नहीं कर सकती कि हम इतना फिक्स रिटर्न देंगे, अनलेस अगर ये प्रॉपर जो AMC जो हैं वो उसको गारंटी करें और साथ ही रिटर्न में उसको डिस्क्लोज करें ऑफर डॉक्यूमेंट में। और म्यूचुअल फंड का रोल क्या है कैपिटल मार्केट में? साथ ही म्यूचुअल फंड जो हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट करने का एक नया, क्योंकि जैसे कि FD के रेट्स नीचे जा रहे हैं और बैंकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं या बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं उनमें रिटर्न काफ़ी कम मिल रहा है, तो जो म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों का इंटरेस्ट, रुझान काफ़ी बढ़ा है। और सेबी ने क्या करा है, जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व हैं या जो सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि एक जो टेस्ट है उनको पास करना है, सर्टिफिकेशन टेस्ट, जो कि कौन कंडक्ट कराता है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, AMFI एक टेस्ट कराता है, वो उनको पास करना होता है। बैंक्स को भी इसमें, क्योंकि कई जगह बैंक भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स चला रहे हैं, तो उसमें उनको भी इसमें फ़ी बेस्ड इनकम हो जाती है। तो यही है साथियों, इसमें म्यूचुअल फंड हमारा इतना ही है। और इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करते हैं साथियों, रोल एंड फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोडक्शन है कि इंडिया में 1818 में शुरू की गई थी पहली इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सब हिस्ट्री है। उसके बाद LIC आई और नेशनलाइजेशन, और उसके बाद मोनोपोली रही 90s तक LIC की। तो ये सब में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये पढ़ लेते हैं इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है। इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन promises the other to indemnify or make good any financial loss suffered by the later insured। तो साथियों, इंश्योरेंस क्या है? जिसमें दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है और पहली पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है, क्या इंडेमनीफाई करती है, कि मतलब जो भी लॉस होगा दूसरी पार्टी को वो बियर करेगी, पहली पार्टी बियर करेगी, और उसके बदले में एक अमाउंट लेती है, कंसिडरेशन ऑन एन अमाउंट, जिसको कि प्रीमियम कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज रेफर्ड टू एज पॉलिसी। जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वही पॉलिसी कहते हैं उसको। तो यही है जैसे हम कहते हैं कि हमने उस इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है वो, जो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ है। और इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में कौन कौन से प्लेयर हैं? तो ये कई सारी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा भी और भी कई कंपनीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ओपनिंग अप ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर साथियों, पहले जब इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की इन्वेस्टमेंट वगैरह कम थी, और लिबरलाइजेशन जो हुआ उसके पहले काफ़ी कम कंपनीज़ जो थी वो इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, बट उसके बाद में बढ़ती चली गई और अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग शेयर हैं। तो ये है साथियों, बिज़नेस कितना किसके पास है वो सब है, बट अब फिगर्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ जैसे कि बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी, इंश्योरेंस में भी रेगुलेशन की ज़रूरत थी। इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक्ट आया 1999 में, और उसके तहत IRDA की ऑटोनोमस बॉडी के तरह इसकी स्थापना की गई, और ये रेगुलेट करता है, डेवलप करता है बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इन द कंपनी। अब साथियों, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या क्या हैं जो कि इंश्योरेंस को, कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं, और इन प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करता है कि जब जो वो है आपका सम एश्योर्ड है, या जो
प्रीमियम पे होने के बाद में जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो पेमेंट करेंगी या नहीं करेंगी, क्लेम केस में क्लेम होगा या रिजेक्ट होगा। साथियों, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्ट टू एडिशनल प्रिंसिपल। दीज आर, कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये 6 दे रखे हैं यहाँ पे, 6 को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल है साथियों, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ साथियों। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ, गुड फेथ का मतलब है कि आपको सारी जानकारी जो है दोनों ही पार्टियों को की ये ड्यूटी है कि उनको सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से जो जो मांगी गई है वो ठीक ठीक बताएं, उसमें कुछ भी छुपाएं नहीं, कुछ भी गलत ना बताएं। जैसे अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात आई और अगर आपने जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें पूछा गया है कि आप कोई डिज़ीज़ छुपा लेते हैं या अपनी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, तो या गलत मेडिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, तो उस केस में ये जो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ जो है वो ब्रीच होता है। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि दोनों ही तरफ से, साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को भी अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्रॉपरली अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करनी होती है, कुछ भी हिडन नहीं रखना है। गुड फेथ में सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से, दोनों जो पार्टीज़ हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, दोनों को एक दूसरे से शेयर करनी है। सेकंड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट साथियों क्या होता है कि जिस चीज़ पे पॉलिसी ली गई है, मान लीजिए कोई फायर पॉलिसी, किसी प्रॉपर्टी पे पॉलिसी ली गई है, तो वो प्रॉपर्टी जो है जब इंश्योरेंस ली हो तब भी, और उसके बाद में अगर कोई डैमेज हो जाता है क्लेम के केस टाइम भी उस पर्सन के नाम पर होनी चाहिए। यानी कि आप क्लेम तभी उसी पे क्लेम कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी पे जो आपके नाम में हो, जिसको आप ओनरशिप जो है वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ओनरशिप नहीं है तो आपके पास राइट टू इंश्योर भी नहीं है। ओनरशिप होना ज़रूरी है। केवल लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो है ओनरशिप की वो नहीं मानी जाती है। इसमें अगर पर्सन की डेथ हो जाए तो जो पैसा जो है हस्बैंड, वाइफ या पेरेंट चाइल्ड को दिया जाता है, इस केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा है साथियों प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या है कि जितना नुकसान हुआ है उतना ही उसको पेमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं नुकसान हुआ 1 लाख का और पेमेंट जो क्लेम कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं 4 लाख का, तो वो गलत है। इंडेमनिटी का मतलब ये है कि साथियों उस पर्सन को उसी पोजीशन पे रखना जो वो लॉस से पहले था। मान लीजिए किसी की आग लग गई और नुकसान हो गया उस प्रॉपर्टी में, 2 लाख का नुकसान हो गया, तो उससे पहले जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन थी इन पर्सन की जिसने इंश्योरेंस कराया था, तो उसके बाद भी क्लेम लेने के बाद भी उसकी पोजीशन वही होनी चाहिए। यानी कि जितना लॉस हुआ है उतना उसको कंपनसेशन मिल जाए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ये हो गया साथियों प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है साथियों कि सब्रोगेशन मीन्स रेस्टिट्यूट ऑफ द राइट ऑफ एन एश्योर्ड इन फेवर ऑफ द इंश्योरर। इसमें क्या है साथियों, जैसे जब आपने एक बार क्लेम ले लिया, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत हुआ और आपने एक क्लेम ले लिया, तो फिर उसके बाद में जो राइट हैं, मतलब जो आपके लीगल राइट्स हैं, वो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाते हैं, जो वो दूसरी पार्टी को मुकदमा करके या उसके ऊपर क्लेम कर सकती है रिकवरी के लिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल जो दे रखा है बहुत अच्छा है, इससे समझने में मदद मिलेगी आपको कि मिस्टर किशोर जो हैं वो अपनी कार से जा रहे हैं और उसको पीछे से दूसरा गाड़ी वाला लॉरी जो है उसमें टक्कर मार देती है और ड्राइवर ड्रंक होता है उसका। तो अब मिस्टर किशोर जो हैं वो क्लेम करते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कि उनको उसको मेंटेन करके दे, उनकी गाड़ी में जो नुकसान हुआ है उसको। तो इंश्योरेंस कंपनी उनका क्लेम पास कर देती है और उसको रिपेयर करा देती है उनकी गाड़ी। तो फिर अब उनके पास में कोई मिस्टर किशोर जो हैं उनके पास में राइट नहीं बचता है कि वो उस पर्सन को, जो गाड़ी वाला था जिसने टक्कर मार दी थी, उसको
सू करें या उससे पैसे मांगें, वो हक जो है किसके पास चला जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है। अब इंश्योरेंस कंपनी उससे डैमेज लोन क्लेम कर सकती है, बट मिस्टर किशोर जिसको नुकसान का अपना पैसा मिल चुका है, इसलिए वो पिक्चर में नहीं आएंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है साथियों, कि जैसे अगर किसी पर्सन ने एक ही प्रॉपर्टी पे मान लीजिए एक से ज़्यादा कंपनी से वो इंश्योरेंस ले रखा है, तो जितना उनका वो है, मान लीजिए एक 6 लाख की प्रॉपर्टी है कोई, और उस पर 4 लाख एक कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, 2 लाख दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर उस प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, कुछ नुकसान, आग लग जाती है, कुछ होता है, तो वो जो क्लेम करेंगे तो वो 4 लाख जिससे ले रखा है, इंश्योरेंस कवर ले रखा है, तो 4 लाख उससे कवर करेंगे, 6 उस दूसरी कंपनी से करेंगे। ऐसा नहीं है कि जितना जिसको प्रीमियम पे करा उसी हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी से सारा क्लेम करें वो, क्योंकि अलग अलग उन्होंने अगर प्रीमियम पे किया है तो उसी हिसाब से कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही वो क्लेम करेंगे। और जो टोटल जो कंपनसेशन है वो शुड नॉट एक्सीड लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस, मतलब जितना जो टोटल दोनों से जो लेंगे वो लॉस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नुकसान 4 लाख का हुआ है और वो टोटल 6 लाख क्लेम कर रहे हैं। जिस परसेंटेज में इंश्योरेंस करा रखी है उसी परसेंटेज में, उसी रेशियो में वो क्लेम भी अलग अलग कंपनी से लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। साथियों, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, जब कोई डैमेज हुआ है, मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई और आग के बाद में वो और कोई नुकसान भी हो गया, एक साथ अर्थक्वेक भी उसके बाद आ गया, या अर्थक्वेक आया उसकी वजह से कुछ तार वार शॉर्ट हुए और आग लग गई, तो इस केस में मान लीजिए जहाँ एक से ज़्यादा रीज़न अगर हैं कोई नुकसान होने के पीछे, कोई लॉस जो हुआ है उसमें एक से ज़्यादा जो रीज़न्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो मिसहैप हुई है, जो भी लॉस हुआ है, उसके सबसे क्लोज में कौन सा है, जो क्लोजेस्ट जो कॉज होता है उसको माना जाता है। और उसी हिसाब से, और वो क्लोजेस्ट जो कॉज है, अगर वो उसकी इंश्योरेंस अगर ली होती है पर्सन ने, तो उसको उसका क्लेम मिलता है। अगर वो क्लोजेस्ट कॉज की वजह से नुकसान नहीं हुआ है तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। अब इंश्योरेंस जो होती हैं टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन इंश्योरेंस की देख लेते हैं। तो साथियों, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये दो क्लासिफिकेशन, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन वो ये है। लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और उनके डिपेंडेंट्स को सिक्योरिटी देता है। लाइफ इंश्योरेंस डील्स इन इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड पेंशन प्लान। तो ये 3 तरह के होते हैं। और रिस्क कौन सा कवर होता है इसमें, रिस्क जो है वो डेथ का है। सिकनेस एंड डिसेबिलिटी इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, और बीमारी जो होती है और डिसेबिलिटी जो होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। एन्युटी जो होता है वो ओल्ड पर्सन को, जिनके पास अर्निंग नहीं है, उनको पेंशन प्रोवाइड करने के लिए होती है। तो इस यहाँ पे क्या है साथियों, जो रिस्क जो कवर है दैट इज़ सर्वाइवल। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो रेफ़र करती है प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज़ एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस, मतलब जिसमें पर्सन इन्वॉल्व ना हो, वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में है। प्रॉपर्टी है और या आपकी गाड़ी है या मिसलेनियस इंश्योरेंस और भी जो होती हैं वो नॉन लाइफ में आती हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस जैसे कि हमने देख भी लिया, एक ब्रॉडली समझ लेते हैं। और कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या है साथियों, डेथ है, डेथ तो सर्टेन है, ओनली अनसर्टेनिटी बस इतना है कि कब होगी, मतलब उसका जो टाइम है वो नहीं पता। बट जनरल इंश्योरेंस में दोनों चीज़ें हैं कि नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वाइल जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ 1 ईयर रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस क्या है साथियों, लंबे समय के लिए ली जाती है, 10, 20, 30, 50 साल या, और जो जनरल इंश्योरेंस है वो नॉर्मली 1 साल के लिए होती है, हर साल वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू दोबारा से पॉलिसी करानी होती है। और लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इंडेमनिटी की कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी के केस में इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट लगता है कि इतना नुकसान हुआ उतना उसको लॉस कवर जो है इंश्योरेंस जो है क्लेम पे करेगी। लेकिन
लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्सन की जो लाइफ है उसकी तो कीमत कोई लगा नहीं सकता, तो बट उसमें जो फिक्स जो अमाउंट है कि हम इतना समय श्योर्ड जो पेमेंट है वही पे किया जाएगा। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस क्या है साथियों? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल, मोटर, प्रॉपर्टी, तो ये सब है, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस और इंडाउमेंट इंश्योरेंस। 3 तरह के होते हैं, तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है साथियों? काफ़ी फेमस हुआ है ये। टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसमें एक टर्म के लिए, फिक्स टर्म के लिए 10 साल 20 साल के लिए जो है पॉलिसी ली जाती है, और अगर उस पीरियड में अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो जो उसका क्लेम अमाउंट है, सम एश्योर्ड है, वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। लेकिन उस पीरियड में अगर उस पर्सन की डेथ नहीं होती है तो रिटर्न उनको कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी उन्होंने उसमें इंस्टॉलमेंट्स दी होती हैं वो केवल उस रिस्क को, डेथ के रिस्क को कवर करने के लिए है, और वो पैसा केवल नॉमिनी को मिलेगा। इसमें रिटर्न जैसा कोई भी या फिर मैच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई टर्म इंश्योरेंस, ये प्योर इंश्योरेंस है। अब इसमें यूजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं साथियों, जैसे कि आप खुद ही समझ ही गए होंगे। यूजेस यही हैं कि इसमें एक तो बेनिफिट इसका ये है कि इसमें प्रीमियम काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनके। तो प्रीमियम कम होता है, तो जिनकी जो लो इनकम है या जिन पे लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो वो इस तरह की पॉलिसी ले सकते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, तो अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर अगर लोन्स चल रहे हैं, होम लोन या 50 लाख का होम लोन चल रहा है, और व्हीकल लोन है, या और कुछ उसकी देनदारियाँ हैं, वो सब कुछ उस अमाउंट से कवर हो जाती हैं, जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, और इसका प्रीमियम कम जाता है। तो ये तो बेनिफिट है। और उसका लिमिटेशंस यही है कि इसमें एक तो ये फुल लाइफ के लिए नहीं होती, एक टर्म होता है इसमें, जितने साल के लिए ली है, और इसमें अगर पर्सन वो टाइम सर्वाइव कर जाता है तो उसको मिलता कुछ नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या होती हैं साथियों? द नेचर ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या होती है? ये टर्म की नहीं होती हैं, ये होल लाइफ इंश्योरेंस है। होल लाइफ इंश्योरेंस इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंश्योर प्रोटेक्शन ओवर वंस इंटायर लाइफ टाइम। पूरी ज़िंदगी के ली जाती हैं, कभी ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 10 साल 20 साल, जब भी व्यक्ति की डेथ होगी तब वो पैसा उनके जो नॉमिनीज़ हैं, लीगल हेयर्स हैं, उनको दे दिया जाएगा। इसमें ये होल लाइफ के लिए होती हैं, टर्म के लिए नहीं होती हैं। और टोटल अमाउंट जो है इट पेड ऑन डेथ। इन मोस्ट पॉलिसी द ग्रोस प्रीमियम ऑल्सो रिमेन द सेम एट द सेम लेवल थ्रू आउट द प्रीमियम पीरियड विद सम एक्सेप्शंस। ज़्यादातर केसेस में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी सेम रहता है, जब तक भी उसकी, मान लीजिए किसी होल लाइफ इंश्योरेंस में मान लीजिए 20 साल तक अगर प्रीमियम देना है, तो नॉर्मली जो है 20 साल तक प्रीमियम उसका एक जैसा ही रहेगा। विद प्रॉफिट एंड विदाउट प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस। जो विद प्रॉफिट में ये है कि साथियों एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन होता है, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है, बट कुछ केसेस में जो है कुछ डिविडेंड दिया जाता है, जिसमें कुछ पैसे जो है इंश्योरर को दिए जाते हैं, रिटर्न जो है दिया जाता है। इंडाउमेंट इंश्योरेंस क्या रहता है? अनलाइक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडाउमेंट पॉलिसी प्रॉमिस नॉट ओनली पे the policy face value on the death of the insurance during the fixed time, but also pay the full face amount at the end of the term if the insurance survived the term. इसमें साथियों क्या होता है, इंडाउमेंट में ये दोनों का मिक्सचर है, जिसमें पहला तो ये है कि अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड पर्सन को मिल जाता है, और इसका टाइम पीरियड होता है 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, टर्म इंश्योरेंस की तरह एक फिक्स टाइम होता है। उतने टाइम में अगर पर्सन की डेथ होती है तो वो पैसा फुल जो उसकी जो सम एश्योर्ड है वो नॉमिनीज़ को मिल जाता है। अगर वो पर्सन जो है वो उस टाइम को सर्वाइव कर लेता है, डेथ नहीं होती है, तो फिर क्या है, उसने जो जो भी जो उसमें कंट्रीब्यूशन किया होता है वो पैसा उनको वापस दे दिया जाता है। तो साथ ही इसमें दोनों बेनिफिट हैं।
एक तो पहला तो ये है कि अगर डेथ हो जाती है तो जैसे टर्म पॉलिसी में इंश्योरेंस मिलता है वो है, साथ ही इसमें रिटर्न भी है। लेकिन अगर इसमें दोनों बेनिफिट हैं तो फिर साथ में इसमें क्या है साथियों, इसकी जो प्रीमियम होता है वो नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, आपको जिसको कई लोगों को ये पसंद आती है, कई लोगों को टर्म इंश्योरेंस पसंद आते हैं। विद प्रॉफिट एंड विदाउट प्रॉफिट। विद प्रॉफिट पॉलिसीज़ ये हैं जिसमें जो कुछ जो शेयर है वो प्रॉफिट का शेयर किया जाता है इंश्योरर के पास। दीज आर पार्टिसिपेटिंग प्लान इन विच पॉलिसी होल्डर इज इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट और सरप्लस ऑफ द इंश्योरर। तो वही है साथियों, जिसमें जो अगर इंश्योरर जो है उसको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो शेयर किया जाता है जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके साथ भी। लेकिन विदाउट प्रॉफिट पॉलिसीज़ में ऐसा नहीं है, पॉलिसी होल्डर को कोई भी शेयर नहीं दिया जाता है प्रॉफिट का। मनी बैक प्लान और कैश बैक प्लान क्या होते हैं, इसमें क्या होता है साथियों, सर्टेन अंडर दिस प्लान सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड इज रिटर्न टू द इंश्योर्ड पर्सन periodically as survival benefit. On the expiry of the term, the balance amount is paid as maturity value. The life risk may be covered with the full sum assured during the term of policy, irrespective of the survival benefit paid. तो साथियों इसमें क्या होता है मनी बैक प्लान और कैश बैक प्लान में, जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख का सम एश्योर्ड है, तो एक तो बीच बीच में जो उसका जो पीरियोडिक जो है आपको कुछ कुछ पेमेंट मिलती रहेगी, जो उन्होंने जैसा कि इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट में होगा उसी हिसाब से कुछ कुछ टर्म के बाद में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता रहेगा। और जब पूरा टाइम अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर जो रिमेनिंग जो रह जाएगा आपको, मान लीजिए एक बार 20,000 मिल गया, उसके बाद 10,000 मिल गया, तो अगर 70,000 आपका बचा है, तो अगर पूरा टाइम सर्वाइव कर लेते हैं उसकी पॉलिसी टर्म में, उसके बाद में 70,000 आपको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बीच में अगर मृत्यु हो जाती है किसी भी समय उस पॉलिसी टाइम में, तो फिर जितना भी सम एश्योर्ड है वो उनके नॉमिनी को पूरा का पूरा दिया जाएगा। एन्युटी या पेंशन प्लान, इनको क्या कहते हैं साथियों, इसमें नॉर्मली लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया और बाद में एक फ़िक्स अमाउंट जो होता है, एन्युटी होती है, पेंशन जिसे कहते हैं, वो मिलती रहती है। 2 तरीके हैं, या तो लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि इमीडिएट एन्युटी जिसे कहते हैं, उसमें लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया और नेक्स्ट मंथ से आपकी पेंशन शुरू हो गई। वो डिपेंड करता है कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसी हिसाब से कंपनीज कैलकुलेट करके और आपको एन्युटी प्रोवाइड करती हैं। डेफर्ड एन्युटी क्या है, जिसमें पर्सन रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रहा है काफ़ी समय से और उसके बाद में एक सर्टेन अमाउंट के बाद कुछ अमाउंट जो है पर्सन को इकट्ठा मिल जाता है और बाकी जो अमाउंट है उसको एज अ पेंशन दिया जाता है। तो ये है साथियों, जैसे नॉर्मल जो पेंशन का केस जो होता है, इसमें पैसा कटता रहता है और उसके बाद में 60 साल के बाद में वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहता है, तो वो पेंशन की तरह है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये साथियों इसमें क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दोनों का, एंड अलाउ इंश्योर्ड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ हाउ हिज प्रीमियम आर इन्वेस्टेड। इसमें क्या है साथियों, एक तो वो है दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यूलिप प्लान जो होते हैं गवर्नमेंट मार्केट लिंक प्लान होते हैं, तो इसमें ऑप्शन भी रहता है पर्सन के पास में कि वो किस तरह से अपने जो प्रीमियम दे रहा है उसको किस तरह से इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है। सम एश्योर्ड भी रहता है, जो कि अगर इवेंट ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के टाइम पे सम एश्योर्ड मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं यूलिप प्लान। यूलिप प्लान जो है कॉम्बिनेशन है कई चीज़ों का और मार्केट लिंक्ड होता है। मीनिंग ऑफ पेड अप कैपिटल, आफ्टर प्रीमियम आर पेड फॉर अ सर्टेन डिफाइंड टाइम और बियॉन्ड and if subsequent premiums are not paid, the sum assured is reduced to a proportionate sum which bears the same ratio of the sum assured as the number of premium actually paid। अच्छा, ये है साथियों, जैसे कोई स्कीम है, नॉर्मली जैसे रहता है कि कोई आपने स्कीम ली 20 साल के लिए, तो 20 साल की स्कीम ली और उसमें क्या रहता है कि कम से कम आपको मान लीजिए 5, ऐसा उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कम से कम आपको 5 साल तक तो किस्त देनी ही देनी है। उसके बाद में अगर आप किस्त नहीं दे पाते हैं या किसी वजह से,
तब भी आपको कुछ ना कुछ पैसा, टोटल सम एश्योर्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितने साल आपने किस्त दी है उसके रेशियो में आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट हैं वो मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें 5 साल मेंशन है किसी के डॉक्यूमेंट में कि मिनिमम 5 साल है, उतना जमा करना ही है, आप अगर 4 साल तक ही वो पर्सन जमा करता है प्रीमियम और उसके बाद नहीं करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला तो ये है कि मिनिमम जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेंशन है, उतने साल तक तो उसको प्रीमियम देना ही होगा। उसके बाद में वो डिपेंड करता है, अगर वो फर्दर जितना भी जमा करेगा तो उसके रेशियो में ही उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं साथियों। हेल्थ इंश्योरेंस पहले ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट धीरे धीरे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और जैसे बाकी पॉलिसीज़ होती हैं वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस और इंश्योर्ड के बीच में, और इंडिविजुअल या ग्रुप इंश्योरेंस कई अलग अलग उसके वो हैं। ये क्या क्या कवर करते हैं? नॉर्मली जो है जो हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर किए जाते हैं, जिसमें रूम, बोर्डिंग एक्सपेंस, नर्सिंग, फीस ऑफ सर्जन, एनेस्थीसिया, ब्लड, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं साथियों जो अलग अलग पॉलिसीज़ में मेंशन होती हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली। एक्सक्लूज़न क्या होते हैं इसमें? एक्सक्लूज़न जो है वो डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। हेल्थ इसमें है, मेडिकल इंश्योरेंस में भी, तो उसी हिसाब से उसके एक्सक्लूज़न भी होते हैं। Some insured offered may be on an individual basis or on floater basis for the family or as a whole। साथियों ये भी पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करेगा कि सम इंश्योर्ड कितना है। वो इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, फैमिली के लिए भी हो सकता है, ग्रुप के लिए भी हो सकता है। तो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं साथियों 80D में हेल्थ इंश्योरेंस पे। ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस जब आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है और सेल्फ को और फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। कई जो जैसे आपने देखा होगा फ्लाइट्स में तो टर्म इंश्योरेंस होता ही है, और प्लस ट्रेन में भी अब ऑप्शन आता है, आप टिकट बुक करते हैं उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, आप ले सकते हैं उसको भी। मोटर इंश्योरेंस जो है आपके व्हीकल इंश्योरेंस होता है, व्हीकल ओनर को कराता है। 2 तरह के मोटर इंश्योरेंस होते हैं, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी में दोनों ही चीज़ें कवर होती हैं, जो उसके ओनर का जो व्हीकल है उसको जो डैमेज हुआ है वो भी कवर होता है, प्लस जो है एनी थर्ड पार्टी, अगर किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है उसकी वजह से, वो भी कवर होता है। तो साथियों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है ये तो मैंडेटरी ही है, तो ये तो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये लेना ही लेना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता तो चालान हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेने में फ़ायदा है, क्योंकि फ़र्स्ट पार्टी में क्या है, दोनों ही चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक तो जो आपकी वजह से या आपके व्हीकल से किसी दूसरे को जो लॉस होगा वो भी कवर होता है, प्लस आपके व्हीकल में जो डैमेज हुआ है वो भी कवर हो जाता है। अब उसमें जैसे चोरी हो जाए, जैसे इसमें एग्जांपल्स लिए हुए हैं, फायर, एक्सप्लोजन, राइट्स, स्ट्राइक, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो फर्स्ट पार्टी में दोनों ही चीज़ें हैं। फर्स्ट पार्टी अगर नहीं थर्ड पार्टी लेते हैं, थर्ड पार्टी में केवल जो थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन है उसको जो डैमेज हुआ है वही उसमें इंश्योर्ड है, उतना ही अमाउंट। एक्सक्लूजन्स क्या है मोटर इंश्योरेंस में? जैसे कि अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वह क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे कि ड्रग्स के अंडर आपने ले रखे हैं, शराब पी रखी है तो भी क्लेम। एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस बियॉन्ड जियोग्राफिकल लिमिट्स, वो भी कवर नहीं है। व्हीकल यूज फॉर अनलॉफुल पर्पजेज, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स, तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, ये इसमें कवर नहीं होते हैं। वो इंश्योरेंस अगर आप कभी कराते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस ये मैं बता चुका हूँ। थर्ड पार्टी में जो है ओन डैमेज जो है वो कवर नहीं होता है, केवल जो थर्ड पार्टी को जो डैमेज हुआ है वो कवर होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, साथियों एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और उस सर्टिफिकेट को पर्सन को हमेशा अपने व्हीकल के साथ लेके चलना होता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है जो बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक्स का होता है, ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आता है। और किसके अगेंस्ट? नॉर्मली फायर या उसके बर्गलरी रिस्क और ये सब चीज़ें हैं, इनके अगेंस्ट इनसे कराया जाता है। फायर इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा कॉमन है, फायर पॉलिसीज़ ली जाती हैं।
और इसमें फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी अनफोर्सनीन लॉस और डैमेज टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर और अदर पेरिल्स कवर्ड अंडर पॉलिसी। तो फायर इंश्योरेंस में क्या होता है नॉर्मली जो है सर, ये जो फायर जो लगी होगी उसको उसकी वजह से जो लॉस होगा या उससे रिलेटेड जो 2-3 अगर कोई वो हैं कैलामिटीज़ हैं, अगर वो उसमें कवर्ड हैं तो वो उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलता है। तो फायर पॉलिसी क्या कवर करती है? फायर, रिस्क ऑफ फायर, और उसके साथ में लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, एयरक्राफ्ट डैमेज, राइट स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें भी नॉर्मली फायर पॉलिसी कवर करती है। क्या नहीं कवर करती है? द फायर पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली डू नॉट कवर अ सर्टेन अमाउंट नोन एज एक्सेस अंडर द फायर पॉलिसी। लॉस और डैमेज कॉज्ड बाई वॉर, अगर कोई युद्ध हो जाए या न्यूक्लियर पेरिल्स कुछ हो जाए या पॉल्यूशन की वजह से है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं होती। बर्गलरी इंश्योरेंस भी कराया जाता है कई बार, जो भी बर्गलरी मतलब डकैती का इंश्योरेंस है। तो जो कुछ अगर स्टॉक्स वगैरह हैं, गुड्स हैं, तो उनका बर्गलरी इंश्योरेंस भी होता है। मरीन कार्गो का इंश्योरेंस हो तक किया जाता है, जो सामान लेके ट्रेड में यूज़ होते हैं, तो कार्गोज जो होते हैं। मीनिंग ऑफ सैल्वेज, सैल्वेज में क्या होता है साथियों, इसको आसानी समझते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं गाड़ी का, आपकी गाड़ी है और 1 लाख की आपकी गाड़ी है उसकी वैल्यू, और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी डैमेज हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी आपको अगर पूरा, आप जितना 1 लाख रुपए क्लेम करते हैं, पूरा अगर पेमेंट कर देती है, तो उसके बाद में वो गाड़ी जिस कंडीशन में भी है, स्क्रैप उसका जो भी है, उसकी जो ओनरशिप है वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है, ना कि उस पर्सन की। तो एक बार जो उन्होंने क्लेम अगर आपका सेटल कर दिया है पूरा, जितनी आपकी उसकी वैल्यू थी, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी पे, उस एसेट पे जो क्लेम होता है वो इंश्योरेंस कंपनी का होता है। उसके बाद में वो जितने की भी बिके या जो भी हो उसका, वो पैसे जो वहाँ से जो अर्निंग्स होंगी वो इंश्योरेंस कंपनी की होंगी, और वो जो क्लेम सेटल करा है उसके अकाउंट में उनको रिलाइज़ किया जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स क्या होती हैं साथियों, जहाँ पे नॉर्मली जो है ग्रुप्स में इंश्योरेंस एक ही अलग अलग ना लेके एक साथ कई लोग मिलके ग्रुप में इंश्योरेंस कराते हैं। उसमें नॉर्मली क्या है, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान्स में प्रीमियम पर इंडिविजुअल जो है वो कम आता है। अब इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज़ क्या होती हैं? इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज़ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस में इतने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और नॉर्मल जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। काफ़ी लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो या जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं उनको उतना समय नहीं है कि सारी चीज़ों पर ध्यान दें। तो इसीलिए इंटरमीडिएटरीज़ लगाई गई हैं ताकि वो इंश्योरेंस जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उनके प्रोविज़न्स हैं, वो ठीक से लोगों तक पहुंचाएं। और तो इसमें क्या है साथियों, इन मोस्ट इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन देयर इज़ यूजुअली एन इंटरमीडिएटरी एंड इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट जो है वही इंटरमीडिएटरी होता है। इंडिविजुअल भी हो सकता है या कॉर्पोरेट भी हो सकता है। कई जगह इंडिविजुअल होते हैं, कई जगह कॉर्पोरेट होते हैं, तो उन्हीं को इंटरमीडिएटरीज कहा जाता है। इनको लाइसेंस लेना होता है इरडा से, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना होता, रजिस्टर कराना होता है। तो यही है साथियों, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। कस्टमर प्रोटेक्शन है, कस्टमर प्रोटेक्शन इसमें भी ओम्बड्समैन 12 शहरों में है। और अगर एक आपकी कोई कंप्लेन है इंश्योरेंस से रिलेटेड, अगर 1 महीने तक आपको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है, या आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती है या पेंडिंग रह जाती हैं, तो फिर उस केस में आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं और आपके केस की सुनवाई वहाँ होगी। ओवरव्यू ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। साथियों, इंश्योरेंस सेक्टर पहले काफ़ी कम था और धीरे धीरे इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रही है। नई नई कंपनीज़ आई हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ भी काफ़ी आ रही हैं। तो ये सब है, इसमें डेटा हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अब बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है। एफडीआई पहले कम हुआ करता था, उसके बाद एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई है इसमें। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आम आदमी बीमा योजना, तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है।
माइक्रो इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट साथियों आ गया है। और माइक्रो इंश्योरेंस जनरली जो उनका होता है, जो काफ़ी जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में अभी अभी शामिल किया गया है, तो माइक्रो इंश्योरेंस भी कराया जाता है उनका, और ये काफ़ी बढ़ भी रहा है अब। बैंक एश्योरेंस साथियों क्या होता है? कुछ नहीं है। बैंक एश्योरेंस वही है, जब बैंक इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो वो बैंक एश्योरेंस हो जाता है बैंक से। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं, या तो उनका बैंक इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप हो जाता है, जैसे कि ये है। बैंक एश्योरेंस मॉडल क्या है? जैसे कॉर्पोरेट एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस मॉडल। तो या तो बैंक जो है कॉर्पोरेट एजेंसी की तरह काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जॉइंट वेंचर मॉडल है, जहाँ पे जॉइंट वेंचर हो जाता है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनियाँ का जॉइंट वेंचर बैंक के साथ हो जाता है, और वो अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेचते हैं। मर्जर हो जाता है किसी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में, उस केस में भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बैंक के पास आ जाते हैं, उनको भी वो सेल करते हैं। बिल्ड और बाई ओन इंश्योरेंस ऑपरेशन, या फिर बैंक अपने किसी और इंश्योरेंस कंपनी को इन्वॉल्व ना करके अपने खुद के ही इंश्योरेंस ऑपरेशन शुरू कर देता है। तो ये है, इंडिया में नॉर्मली फर्स्ट 2 जो ऑप्शंस हैं वही अपनाए गए हैं। जॉइंट वेंचर कॉमन है, कई बैंक के साथ आपने देखा होगा अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के टाई अप हैं। तो ये सब है साथियों। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडा। तो एडा क्या है? ये 19 अप्रैल 2000 में बनाई गई थी। एडा एक्ट आया था उसके तहत, और इनका मेन जो फंक्शन है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, और साथ में मार्केट इफ़िशियंसी रहे। कई सारे इनके फंक्शंस दे दिए गए हैं बिजनेस के, जो कि बेसिकली आप एक एक करके पढ़ सकते हैं हम। इशूइंग टू द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू, मॉडिफाई, रिड्यू, सस्पेंड और कैंसिल सच रजिस्ट्रेशन देना और कैंसिल करना। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना अलग अलग केसेस में। क्वालिफिकेशन डिसाइड करना क्या क्या रहेंगी इंटरमीडिएटरी और एजेंट्स की। स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर, जो सर्वेयर होते हैं जो सर्वे करते हैं, या लॉस एसेसर जो लॉस कितना हुआ है ये एसेस करते हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करना। प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, एफिशिएंसी को प्रमोट करना। और रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेट करना। लेवाइंग फीस एंड अदर चार्जेस। तो साथ ही इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी कंट्रोल का और मैनेजमेंट का पार्ट है, वो सब कुछ जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडा के पास है। तो साथियों इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। तो साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको लगा हो इससे आपकी कुछ पढ़ाई आसान हुई है, JIB की प्रिपरेशन में आपको मदद मिल रही है मेरे वीडियोस से, तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और साथियों कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, कोई कमी है वो बताएं, या अगर कोई अच्छा है तो वो भी आप बताएं। फीडबैक शेयर करें ज़रूर। साथ ही ये वीडियो जो है अपने साथी बैंकर्स जो हैं, जो भी JIB की तैयारी कर रहे हैं 2020 में, जिनको भी JIB देना है, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही।